यानंतर मी भारत मुक्ती मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहुजन बहुनायक माननीय वामन मेश्राम साहेब यांना इथं आमंत्रित करते. त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन केलं. साथियों, आज भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने वाली योजना हम लोगों ने पहले चलाई थी. आप लोगों को याद होगा, कश्मीर से आंध्र प्रदेश तक ये परिवर्तन यात्रा चली थी. और जैसे हम तमिलनाडु और केरला में प्रवेश करने वाले थे, उसी समय कोविड की पाबंदी आने की वजह से हम लोग कन्याकुमारी तक नहीं पहुंच पाए. और इस वजह से हम लोगों ने जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच नहीं पाए, तो अब की बार हम लोगों ने कन्याकुमारी से कश्मीर का कार्यक्रम बनाया ताकि कोई अवरोध खड़ा ना हो और कन्याकुमारी इस अभियान में शामिल हो सके. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 है. पार्ट 2 इसलिए शुरू करनी पड़ी क्योंकि जितनी जानकारी मैंने उस समय ईवीएम के माध्यम से जो घोटाला होता था, उस संबंध में जितनी जानकारी आप लोगों को दी गई थी, अब ईवीएम में घोटाला करने से संबंधित जानकारी और ज़्यादा और नई बातें सामने आई है. जो लोग ऐसा कहते हैं या जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी परिवर्तन यात्रा की वजह से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये बात सही नहीं है. ईवीएम मशीन नहीं गई, मगर ईवीएम मशीन में बहुत सारी बातों को जोड़ने का, बहुत सारी बातों में परिवर्तन करने का काम हमारी परिवर्तन यात्रा की वजह से चुनाव आयोग को करना पड़ा. तो ये जानकारी अभी हमारे लोगों के पास नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन में घोटाला होता है ये निर्णय दिया. जैसे हमारे कुछ वक्ता साथियों के द्वारा ये बात बताई गई, ये बात जानना बहुत जरूरी है जो मैं बताना चाहता हूं. जैसे बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं ऐसा ईवीएम में कुछ गड़बड़ी नहीं होती. बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं ये नहीं ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती. जो लोग ऐसा कहते हैं वो गधे की औलाद है. वो गधे की औलाद है. ऐसा माइक पर नहीं बोला जाता, मैं बोल रहा हूं. बोल रहा हूं तो कोई वजह होगी. मैं किसी आदमी विशेष को तो नहीं कह रहा हूं, मैं उन तमाम लोगों को कह रहा हूं जो ऐसा कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, वो सारे के सारे गधी की औलाद है. आप बोलेंगे आप ऐसा कैसे कह रहे हो, ये है ना सवाल, ऐसा कैसे कह रहे हो. जब सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद 8 अक्टूबर को कहा, 2013 को कहा कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है,
इसके बावजूद भी अगर लोग ऐसा कहते कि नहीं हो सकता, कि वो गधे की नहीं साले जानवरों की भी औलाद है। समझ में क्या बोल रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज गधे है क्या? जो लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं हो सकता, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज गधे हैं। उनको समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं, हमारे लोगों को बहुत सारी बातें समझ में आती नहीं। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के लोगों को कहा कि ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो अमेरिका में पढ़ा हुआ पीएचडी आदमी है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में, वो कोई सुई लगाने वाला डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी अमेरिका के दुनिया में जो 10 बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उसमें पढ़ाई किया हुआ आदमी है, वहां की पीएचडी डिग्री लिया हुआ है। वो ये सारा डाटा लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया, केस रजिस्टर हुआ, और रजिस्टर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया और चुनाव आयोग को कहा कि ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ऐसा ऐसा कह रहा है कि घोटाला होता है, आप आकर बताओ सुप्रीम कोर्ट को नहीं होता है। अब तो थोड़ा समझ में आ जाए, सब लोगों को समझ में आया है, गधे और जानवरों की औलादों को समझ में आ जाए, क्योंकि ये सारा रिकॉर्ड में सारी दुनिया में जा रहा है और रिकॉर्ड पे बोल रहा हूं। जो लोग ऐसा कहते हैं, और आप लोग आज सुनने के बाद जब भी किसी से चर्चा करोगे, एक कहो मेरा नाम लेकर कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि गड़बड़ी नहीं होती है, उसको वामन मेश्राम गधे की औलाद और जानवरों की औलाद कहते हैं। इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? ऐसा बोलना, मेरा नाम देखिए, आप मत झंझट में फंसो, तो मैं मेरा नाम ले लेना, बोलना हम नहीं कह रहे, वो वामन मेश्राम कह रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि नहीं होता है गड़बड़ी, आओ बताओ। चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट का वकील वहां गया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील की सारी बात सुन लिया, सुनने के बाद कहा घोटाला हो सकता है। अब आया समझ में? जो मैं गधे की औलाद क्यों बोल रहा हूं, समझ रहे हैं मैं क्या क्यों बोल रहा हूं? जितने भी लोग हैं जो ऐसा मानते हैं कि गड़बड़ी नहीं हो सकती, मैं स्टैंप पेपर पर लिखवा देता हूं, किसी ने वेरिफिकेशन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने तो वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन का मतलब है जांच पड़ताल किया, और जांच पड़ताल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। जो लोग ऐसा कहते हैं गड़बड़ी नहीं होती है, किसी ने भी जांच पड़ताल नहीं किया, साले अंधों की औलादे है अंधे। इसलिए कह रहा हूं, ऐलान है कि गधे के साले इसको कौन सी औलाद कहा जाए, किसकी औलाद कहा जाए? जानवरों की औलाद कहना भी शायद छोटा शब्द लग रहा है। इनकी नादानी और नालायकी की वजह से लोकतंत्र और संविधान और देश खतरे में पड़ने का खतरा पैदा हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, तो मैं एक बड़ी बात आपको समझा रहा हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहने के बाद तुम कौन होते हो नहीं होती है गड़बड़ी कहने वाले?
है? लॉजिक समझ में आ रहा है? किसी इंडिविजुअल के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। समझ में आता है लोगों को? कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है उसके पास अथॉरिटी नहीं है, समझ रहे ना? अथॉरिटी, नागरिकों के पास अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, वो सबसे बड़ी अदालत है। उन सब ने छानबीन कर लिया और छानबीन करने के बाद कहा कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ने मान लिया, और एक बात बताता, कितने हमारे पढ़े लिखे लोगों को यह समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ निर्णय कानून की ताकत है। संविधान में व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारत में कानून का दर्जा हासिल है। केवल पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कानून नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट देता है तो उसे भी कानून का दर्जा हासिल है। किसी आदमी ने कहा घोटाला नहीं हो सकता, उसके पास कोई अथॉरिटी है, उसका कहना कोई कानून है? आपको समझा रहा हूं, हमारे लोगों को समझ में आ जाए, उसके पास कोई कानून का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है, उसका जजमेंट कानून की हैसियत है। इसलिए जो ऐसा कहते हैं कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, वो लोग, उनका केवल इस्तेमाल हो रहा है, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कितनी भयंकर बात है। भयंकर क्या है? चलो ये भी थोड़ा सा बता देता। भयंकर क्या है? पहले लोगों के वोटों से सरकार बनती थी, अब ये खत्म हो गया। सबसे खतरनाक बात अगर कोई है, पहले नंबर की खतरनाक, पहले लोगों के वोट से सरकार बनती थी, खत्म हो गया। ईवीएम मशीन सरकार बना रही है। ईवीएम मशीन एमएलए को चुन रही है, ईवीएम मशीन एमपी को चुन रही है, ईवीएम मशीन पार्टी को चुन रही है। ईवीएम मशीन निर्धारित करती है कौन सी पार्टी को सरकार में आना चाहिए। इतनी सारी बातें सच होने के बावजूद भी चुनाव आयोग के लोग और सरकार के लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं, ऐसा हमारे एक वक्ता ने एक सवाल उठाया। क्यों नहीं सुना? ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं सुन रहे? तो लोकतंत्र में तो ये बहुत गंभीर बात है, तो सुनना चाहिए। क्यों नहीं सुन रहे? जानते हो उसका बहुत बड़ी वजह है, कांग्रेस और बीजेपी का इस विषय पर एक मत है, ईवीएम रहना चाहिए। ये नहीं समझ में आ रहा, ये आप बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस नेशनल पार्टी है, बीजेपी दूसरे नंबर की नेशनल पार्टी है। ये दो नेशनल लेवल की पार्टियां ईवीएम पर एक मत है। कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई नेशनल लेवल की पार्टी है, उन्होंने ईवीएम के विरोध में कोई आंदोलन किया, आपने नहीं सुना। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी 4 नंबर की पार्टी है नेशनल लेवल, उन्होंने भी कोई आंदोलन नहीं किया। उन्होंने कोई अभियान चलाया, जागृति किया कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ऐसा भी कुछ नहीं किया। तो भारत में कांग्रेस पार्टी चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन ब्राह्मणों ने बनाई 1885।
जिनकी देश में संख्या 3.5% है। बीजेपी की स्थापना आरएसएस के लोगों ने की। आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है और पहली नेशनल लेवल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जनसंघ का वो आरएसएस का उस समय का पुराना कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, वो भी ब्राह्मण। कम्युनिस्ट पार्टी का पहला नेशनल प्रेसिडेंट बॉम्बे का है पुराना, नहीं डांगे जो श्रीपाद अमृत डांगे बॉम्बे का ये संस्थापक अध्यक्ष है। दूसरा नंबूद्रीपाद केरला का, ठीक है सारे ब्राह्मण। आता ह्या बामना बरोबर आमचं काही खाजगी भांडण आहे। वामन मेश्रामचे त्याचे धुरेला धुरा लागले का? माझे ढोरो डंगर त्याच्या शेतात जाऊन राहिले, त्याचे ढोरे डंगर माझ्या शेतात येऊन राहिले आणि मधून माझं भांडण होऊन राहिले, असं काही आहे? काहीच नाही, असं काहीच नाहीये। सिद्धांताचा प्रश्न आहे। प्रश्न काय आहे? सिद्धांताचा प्रश्न आहे ना। आणि हे सिद्धांत मांडण्यासाठी, क्योंकि ये सिद्धांत बताने के लिए, अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए तो लोकतंत्र है। सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 लिखा, अभिव्यक्ति की आजादी लिखा। किसी सरकार को इसको रोकने का अधिकार नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे में हिंदू सेना के लोगों ने आक्रोश मोर्चा निकाला, तो मुसलमान लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि ये लोग इसमें हेट स्पीच करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हेट स्पीच पर पाबंदी लगाई जाती है, मोर्चा निकालने की आजादी दी जाती है। समझ? आर्टिकल 19 पर पाबंदी लगाने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई पावर नहीं है। ये आपको समझा रहा हूं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है, हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को। पुलिस वालों के पास किसी कार्यक्रम की अनुमति डिनाय करने का अधिकार नहीं है। समझ में? केवल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का अधिकार है। तुम्ही कोणाच्या जातीय भावना भडकवू नका, दंगली होईल असं काही बोलू नका, हे रिस्ट्रिक्शन लावण्याचे अधिकार आहे। पण नाकारण्याचे अधिकार पोलिसांजवळ नाहीये। आणि जेव्हा हरियाणा के पुलिस ने ऐसा मुझे करने से मना किया, तो हरियाणा की सरकार बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के जो चेले लोग हैं, मुख्यमंत्री मंत्री, उनके माए बाप आरएसएस के लोग हैं। तो हमने सोचा सालों बच्चों को क्या पकड़ने का, इसके बाप को ही पकड़ते हैं। तो आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गया। मोर्चा लेकर जाने के बाद फडणवीस ने झूठा बयान दिया, इसमें माओवादी है, नक्सलवादी है, हिंसा होने वाली है। 3 कैबिनेट मिनिस्टर लेके उधर बैठे, कुछ नहीं हुआ, कोई चींटी भी नहीं मरी। 3.5 लाख लोगों के बीच में काली कार फंस गई थी। आंदोलन के बाद मालिक वो गाड़ी अपने घर में लेके गया। पुलिस वालों ने हमारे लोगों को कहा कि हमसा ऐसा आंदोलन तो साला पहली बार हमने देखा कि आंदोलन में गाड़ी फंस गई और बच गई। ऐसा पहली बार ही हमने देखा। बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 19 में आंदोलन करने का अधिकार दिया, हिंसा करने का अधिकार नहीं दिया। तो हम आंदोलन करने की ही बात कर रहे हैं।
हिंसा करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो संविधान में जो अधिकार है उसके तहत हम ये बातें कर रहे हैं। ईवीएम मशीन के माध्यम से जो गड़बड़ी होती है और गड़बड़ी नहीं होती है ऐसा जो लोग कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है गड़बड़ी होती है, इसलिए दूसरों लोगों को गड़बड़ी नहीं होती है ऐसा कहना ये मूर्खता की परिसीमा है, लिमिट है। फिर भी लोग ऐसा कहते हैं तो कुछ बीजेपी के सपोर्टर होते हैं, कुछ कांग्रेस के सपोर्टर होते हैं, और प्राइवेट में उनकी सोच क्या होती है? क्या होती है? चांगली गोष्ट आहे सर, त्यामुळे तर आपल्याला निवडून येता येईल। अच्छे बड़े ऐसी बातें करते हैं। क्यों? लोग वोट नहीं देते क्या? लोग बहुत होशियार हो गए। होशियार होने की वजह से हमको नहीं चुनते। हम कांग्रेस वाले तो 2 नंबरी लोग हैं। लोगों को मालूम हो गया चले हम 2 नंबरी है। अब हमारा नंबर बढ़ता ही नहीं है, 2 ही नंबर है। तो इसलिए ईवीएम ही ठीक है, क्योंकि ईवीएम से कम बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, कम से कम इतना तो होगा। एक खेल चल रहा है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ खेल चल रहा है। देश में 3.5% ब्राह्मण है। 3.5% ब्राह्मणों के आधार पर अगर चुनाव हो जाए ईमानदारी से, तो ग्राम पंचायत में ब्राह्मणों का पंच चुनकर नहीं आ सकता, सरपंच बनने का सवाल नहीं है। मगर ईवीएम की वजह से देश के पंचायत का वो प्रधानमंत्री बना रहे हैं। इसलिए ये लोग जो है, जिनकी ब्राह्मणों की पार्टियां हैं, वो लोग मिलकर इसका अंदर में समर्थन कर रहे हैं। ये बात आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये असल बात है कि आखिर हो क्यों नहीं रहा है। आखिर चुनाव आयोग इतना विरोध होने के बावजूद भी बदलाव क्यों नहीं कर रहा है? अंदर खाते में उनको मालूम है, अंदर खाते में उनको मालूम है कि ये लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो सुनने की क्या जरूरत है? मुझे बताओ, गांव में एक आदमी ने हत्या किया। गांव के 99% लोगों ने कहा नहीं किया। तो अपराध जो है अल्पमत और बहुमत के आधार पर निर्धारित होगा या अपराध मेरिट के आधार पर निर्धारित होगा? एक आदमी अगर मान लो कहे ये अपराध है तो अपराध है भाई, ये होना चाहिए। एक आदमी कहे अपराध है। अपराध को अल्पमत और बहुमत के चश्मे से डिसाइड नहीं किया जा सकता। ईवीएम के बारे में ऐसा हो रहा है। तो ये जानना, ये समझना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन में घोटाला हो सकता है। फिर आगे क्या कहा? घोटाला रोकना हो। कैसा रोका जाएगा? का हम व्यवस्था देते हैं। क्या व्यवस्था दिया? पेपर ट्रेल मशीन लगाना। पेपर ट्रेल मशीन क्या है? जब पेपर ट्रेल नहीं थी, 2004 में नहीं थी, 2009 में नहीं थी, 2004 कांग्रेस ने चुनाव जीता, 2009 कांग्रेस ने चुनाव जीता, घोटाला करके चुनाव जीता। ईवीएम मशीन लाया ही कांग्रेस ने, ये भी हमारे लोगों को मालूम नहीं। ईवीएम मशीन लाया ही, ये प्रस्ताव
संसद में कांग्रेस के द्वारा अभिषेक मनु संघवी के द्वारा रखा गया। आजकल अखबारों में कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु संघवी शिवसेना के उद्धव ठाकरे की केस लड़ रहे, अखबार में आ रहा ना। ये आज के सबसे दुनिया भारत में जो 10 टॉप मोस्ट वकील है ना, टॉप मोस्ट, उसमें टॉप मोस्ट में ये 2 वकील है। एक टॉप मोस्ट में 2 वकील है, और ये जो टॉप मोस्ट में 2 वकील है, ये टॉप मोस्ट वकील आज बहस कर रहे हैं। उसमें से अभिषेक मनु संघवी, उन्होंने पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा, उन्होंने रखा पार्लियामेंट में प्रस्ताव, अटल बिहारी ने समर्थन दिया। और 2004 में जब कांग्रेस ने बहुमत से सरकार बनी तो 99 में अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, और 2004 के चुनाव में अटल बिहारी के नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, तब वो प्रधानमंत्री थे, मगर बहुमत मिला कांग्रेस को। क्यों? अटल बिहारी को मालूम ही नहीं था ईवीएम में घोटाला किया जा सकता। क्यों? ये लाने का काम कांग्रेस ने किया था। खास बात समझा रहा हूं आप लोगों को, उसको मालूम ही नहीं था वो घोटाला किया जा सकता है, मालूम कांग्रेस का था। 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने घोटाला करके चुनाव जीता, सरकार बनाई। 2009 में घोटाला करके चुनाव जीता। 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। तो कांग्रेस ने एक घोटाला मशीन भी लाया, एक घोटाला भी किया। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, बाकायदा सबूतों के साथ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया। उसको रोकने के लिए और फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया। पेपर ट्रेल मशीन लगाने के पहले क्या होता था, थोड़ा आपको मालूम हो, बताइए, मालूम हो जाए। आप ईवीएम में बटन दबाते हो, पहले क्या होता था? पहले आप लोगों को बैलेट पेपर देते थे। ईवीएम आने के पहले बैलेट पेपर देते थे, फिर आप बैलेट पेपर देखते थे, और देखने के बाद नाम देखते थे, फिर चुनाव निशान देखते थे। तो चुनाव निशान में गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, समझाने के लिए आपको समझ में आए इसलिए बता रहा। ये चुनाव निशान होते कि नहीं होते मुझे मालूम नहीं है, मगर एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना आप लोगों को समझाने के लिए। तो मतदाता क्या करता था? गधे को दे क्या, सूअर को देना चाहिए। नहीं। इस बार कुत्ते को देता वोटर सोचता। तो फिर क्या करता था? बराबर कुत्ता कुत्ता करते थे। बरोबर लाग, ज्या ठिकाणी लगायला पाहिजे त्या ठिकाणी लागले। ठीक आहे, मग बरोबर हे तुम्हाला आम्हाला लोकांना माझी भाषण कमी करतोय, लोकांना समजून सांगण्याचा माझा प्रयत्न असते की त्यांना समजून आलं पाहिजे की नेमकं काय हे झालं। हे फोल्ड केलं, मग फोल्ड केल्यानंतर तो काय करतो? जोपर्यंत ते आत जात नाही तोपर्यंत तो आपल्या शक्तीचा उपयोग करून ते बॅलेट बॉक्स मध्ये ते बॅलेट पेपर टाकतो आणि त्याला मैंने जिसको वोट दिया उसी के नाम पर आप मेरा जमा हो गया है, गारंटी उसको लगती थी। अब देखो, अब आया ईवीएम, हो गया ईवीएम, ये तो बैलेट पेपर हो गया, अभी आ गया ईवीएम।
अरे कहा गया कर्मचारी? आता काय नाव तुमचं? कांबळे. झालं, इकडे जा. झालं? नाही दिसलं ते गेलं आतमध्ये. तुम्ही विनाकारण कशाला टेन्शन घेता? ते बाकीची चिंता आमची आहे. ते आता तुमचं मतदान जे आहे ते आतमध्ये गेलेलं आहे, ते आम्ही सांभाळणार आहोत. हा इकडे जा. इकडे नाही इकडे, हे इकडे जा. बाहेर जा. हे आता असं ईव्हीएम मशीन पेपर ट्रेल लागण्याच्या अगोदर हे असं व्हायचं. म्हणजे बॅलेट पेपर मध्ये सर्व काही तुमच्या डोळ्या देखत तुम्ही करत होता, परंतु ईव्हीएम मशीन मध्ये तुम्ही बटन दाबल्यानंतर तुमचं मत त्याच कॅन्डिडेटच्या नावावर जमा झालं हे काही डोळ्यानं दिसत नव्हतं. म्हणून त्या मशीनला अपारदर्शी, हे ट्रान्सपरंट नसणारी मशीन. ट्रान्सपरंट म्हणजे काय? आर पार दिसलं पाहिजे. इकडचं तिकडचं दोन्हीकडचं चौकडचं दिसलं पाहिजे, त्याला म्हणतात ट्रांसपेरेंसी. परंतु ईवीएम मशीन में ट्रांसपेरेंसी की पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की गई है. म्हणून क्या होता था, वो मशीन में जाने के बाद मान लो पहले ईवीएम मशीन का एक वोट बीजेपी का जमा है, दूसरे आदमी ने कांग्रेस को वोट दिया, वो मशीन में जाने के बाद कमल के फूल में जाके जमा हो गया. बोले अरे ऐसा कैसे? अरे हो गया या नहीं हो गया दिखता नहीं है ना भाई. वो नहीं हुआ ऐसा भी आप नहीं कह सकते. क्यों? मशीन में जाने के बाद वो फूल में जाके मिला ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते. जब रिजल्ट आता है तब लगता अरे तो जिंकणारा होता बिचारा, तो कसा हारला काही समजून ना राहिलं. ते असं होऊन राहिलं रे. हे कारण ईव्हीएम मशीनच्या आतमध्ये गेल्यानंतर ते मत दुसऱ्यांच्या नावावर जमा होतं. कारण ईव्हीएम मशीन मध्ये इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड असते. आमच्या लोकांना हे पण कळत नाही. इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड डोळ्यानं दिसत नाही. डोळ्यानं दिसते? मला दिसते, तुम्हाला दिसते? हे बॅलेट पेपर डोळ्याने दिसते. ईव्हीएम मशीनच्या अंदर जे मतदान जाते त्या मतदानाला इलेक्ट्रॉनिक वोट म्हणतात, जे डोळ्यानं दिसत नाही. मग ते एका व्यक्तीचं वोट दुसऱ्या व्यक्तीच्या नावावर जमा करता येतं, कारण ते डोळ्यानं दिसत नाही. आता दुसरा मुद्दा, यावर पंजावर ठप्पा लागलेला आहे, ठीक आहे, आणि दुसऱ्या मतावर कमळाच्या फुलावर स्टॅम्प लागलेला आहे. चला एक्झाम्पल तुम्हाला समजावं. हे कमळाचं फुल आहे, हे पंजा आहे, हे दोनही फिजिकल इव्हिडन्स आहेत. तेव्हा पंजावर स्टॅम्प लागलेला मत हे फुलामध्ये ट्रान्सफर करता येत नाही. करता इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ट्रान्सफर करता येते, पण यावर स्टॅम्प लागलेला आहे पंजावर, यावर स्टॅम्प लागलेला आहे फुलावर. तेव्हा फुलाचा स्टॅम्प असलेलं मतदान किंवा बॅलेट पेपर पंजामध्ये ट्रान्सफर करता येत नाही, पंजाचं फुलावर ट्रान्सफर करता येत नाही, कारण दोघांचेही फिजिकल इव्हिडन्स आहेत. जर तुम्ही मागणी केली निवडणूक आयोगाला की माझं मत मला डोळ्यानं पुन्हा बघायचं आहे, तर तशी कायद्यामध्ये व्यवस्था आहे. बॅलेट पेपर मध्ये रिकाउंटिंग होत होतं की नाही? कायदा बॅलेट पेपर मध्ये रिकाउंटिंग होत होतं. त्या रिकाउंटिंग मध्ये कधी कधी हारणारा माणूस जिंकत होता.
जिंकणारा माणूस कधी कधी हारत होता. निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डमध्ये रेकॉर्ड आहेत. पण तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, जेव्हापासून इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आली तेव्हापासून हारणारा माणूस कधीच जिंकला नाही आणि जिंकणारा कधीच हारला नाही. चला, असा बदल झाला कसा काही समजायला मार्ग नाही. हे लोक भारतातले गेले कुठे? जे अपक्ष असणाऱ्या माणसांना निवडून देत होते ते लोक गेले कुठे? ते भारतातच आहेत. पण ईव्हीएम मशीन मध्ये व्यवस्था अशा पद्धतीनं हारणाऱ्यांना जिंकणारी आणि जिंकणाऱ्यांना हारणारी व्यवस्थाच नाही. व्यवस्थाच नाही. त्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मध्ये तशी व्यवस्थाच नाही आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे एक तर बॅलेट पेपर दुसऱ्यावर जमा करता येत नाही. जमा करता येत नसल्यामुळे रिकाउंटिंग करता येते. रिकाउंटिंग करता येत असल्यामुळे हारणारा जिंकवता येतो. जिंकवणारा हरवला जाऊ शकतो. कारण दोन मतं मिक्स करता येत नाही. पण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डोळ्यानं दिसत नाही. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ट्रान्सफरेबल वोटिंग आहे. हा मौलिक फरक आपल्या लक्षात आला पाहिजे. म्हणून 2004 आणि 2000च्या निवडणुकांमध्ये मत ट्रान्सफर होतो. ती काँग्रेस निवडून आली. 2009ला काँग्रेस निवडून आली. आणि मग हा डाटा घेऊन डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्टात गेले. सुप्रीम कोर्टाने नोटीस इश्यू केली सरकार काँग्रेसची. काँग्रेसच्या समोर संकट उभं झालंय. हे झालं सर्व पुरावेच आहेत. आता काय उत्तर द्यायचं? हे सर्व पुरावेच आहेत. पुराव्याचं काय उत्तर द्यायचं? सरकार काँग्रेसचे काय उत्तर द्यायचं? मग ते गेले अरुण जेटलीकडे. बीजेपीचे नेते सुषमा स्वराजकडे. ते म्हटले अडवाणीला सांगा ते याच्या विरोधात परिवर्तन यात्रा काढणार आहेत म्हणतात. आमच्या सर्व देशातल्या ऑफिसेसमध्ये लोक जाळून टाकतील. अडवाणी फार मोठे नेते आहेत, लोकप्रिय नेते आहेत. मग जिल्ह्यामध्ये काँग्रेसचे आमचे जे ऑफिसेस आहेत ते सारे जाळून टाकतील लोक. फार मोठा धोका आहे. देशावर संकट येईल. जेटली काय म्हटले? अडवाणीला आम्ही बोलूच शकत नाही. डोंगला ताता घातेल तुम्हाला. सुषमा स्वराज म्हटलेत की त्यांनीच आम्हाला घडवलंय, आम्ही नाही बोलू शकत. आमची एवढी ऐपतच नाही की अडवाणीला समजावून सांगायचं. तुम्हाला काय करत ते ठरवा, परंतु आम्ही नाही सांगू शकत त्यांना. मग काँग्रेसच्या लोकांनी विचारलं आता अडवाणीचं तोंड कोण बंद करेल? कोणती ताकद आहे भारतामध्ये अडवाणीचं तोंड बंद करणारी? तुम्ही आरएसएसच अडवाणीचं तोंड बंद करू शकते. काँग्रेस गेली आरएसएस कडे आणि आरएसएसला सांगितलं देश खतरेने पडेल. हा देश, अरे त्याच्यासाठी तर आरएसएस आहे, देशाला वाचवासाठी. त्याला तर आम्ही आयुष्य देशाला वाचवासाठी तर लावलंय. आम्ही दुनियाचे बदमाश असू, बरेचसे आम्ही बदमाश आहोत. तुम्ही 2 नंबरी आहात काँग्रेसचे लोक, पण आम्ही पण बदमाश लोक आहोत. नंबर 1चे बदमाश लोक आहोत. पण साऱ्या जगाला माहित आम्ही सज्जन लोक आहोत. आम्ही सज्जन का आहोत? आम्ही आमच्या सज्जनतेचा प्रचार करतो. सज्जन नाही आहोत आम्ही, प्रचार खूप करतोय. आम्ही सज्जन आहोत, सज्जन आहोत, सज्जन आहोत, सज्जन आहोत, सज्जन आहोत. कोणी व्हेरिफिकेशन करत नाही की आम्ही आहोत की नाही आहोत. मान्य का? का मान्य करतात? कारण आम्ही धार्मिक आहोत असं लोकांना आम्ही सांगतो. आणि धार्मिक आहोत असं डोळ्यानं दिसावं यासाठी आम्ही काय करतो? गळ्यात माळ्या बिड्या,
शिंदे किती प्रामाणिक है ना, किती निष्ठावान आहे. कळलं हे काय आहे, लोक बोलत नाहीत, पण जे लोक बोलत नाहीत मी बॉडी लँग्वेज वरून व्याख्या करतो. बॉडी लँग्वेज वरून समजतं मला. बॉडी लँग्वेज हा इंग्रजी शब्द आहे. बॉडी लँग्वेज, बॉडीची एक भाषा असते. समजा मला शिव्या द्यायच्या असेल, माझ्या चेहऱ्यावर राग येतो, बॉडी लँग्वेज. त्या समोरच्या माणसा अरे साहेबांना भयंकर राग आलेला दिसतो, चेहऱ्याच्या हावभाव, दॅट इज बॉडी लैंग्वेज. तो मैं आप लोगों को बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं. आरएसएस के पास कांग्रेस के लोग गए, देश नहीं पढ़ने नहीं देंगे. क्या करना होगा? अडवाणी को रोकना होगा. रोके देश के सामने अडवाणी क्या है? हाँ, बीजेपी को उसने बढ़ाया बहुत, तो मानना पड़ेगा. अटल बिहारी से भी ज्यादा अडवाणी ने बीजेपी को बढ़ाया, ये मानना पड़ेगा. मगर देश बड़ा है. काँग्रेसवासी म्हणजे समजतात, स्वर्गवासी. काँग्रेसवासी म्हणजे स्वर्गवासी. म्हणजे तुम्ही शरीरानं फक्त जिवंत राहता, डोक्यानं माणूस काँग्रेसमध्ये जिवंत नाही ठेवताय. ते म्हणतील तसंच तुम्हाला करावं लागते. काय दुनियाभरच्या चुका तेच करता लागतं. तेव्हा काँग्रेसच्या लोकांना त्यांनी सांगितलं चिंता करू नका, अडवाणीला आम्ही थांबवतो. पण एक मुद्दा आहे. म्हणजे काय मुद्दा? आम्हाला काय फायदा होतो? काँग्रेसला आरएसएसने विचारलं आम्हाला काय फायदा होतो? आम्ही जरी दिसायला राष्ट्रवादी असलो, पहिल्या नंबरचे, घरबार आहेत, बायका लेकरं आहेत, आम्हाला पण एखादा प्रधानमंत्री बनवावा असं आम्हाला पण वाटते ना. आम्हाला काय फायदा होईल का? काँग्रेसचे लोक म्हटले तुम्ही सज्जन लोक आहात, राष्ट्रवादी लोक आहात, आम्ही कबूल करतो की 2004ला आम्ही घोटाळा केला, 2009ला पण आम्ही घोटाळा केला. आता तुम्हाला लपवून काय ठेवायचं? जाहीर झालेला आहे, लोकांना माहीतच झालेला आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये तुमच्या डॉक्टर सुब्रमण्यमनी पुरावे दाखल केले, तर आम्हाला पुरतं नग्न करून टाकल्यावर आता नाकार देण्यात काही अर्थ आहे का? नाही, घोटाळा केलाय. पण देश खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए रोकने के लिए हम कह रहे हैं. तो आप कह रहे हैं कि हमारा क्या फायदा होगा? तो एक बार तुम घोटाला करके जीत 14 में हमारी सरकार है, मई तक हमारी सरकार है, हमारे सरकार के नेतृत्व में चुनाव होगा और गारंटी से आपको हम चुनकर देंगे. आमची सरकार, आमचाच निवडणूक आयोग, आम्हीच निवडणूक आयोगाचा सज्जन निवडलेला, चेअरमनही तोच आम्ही निवडलेला, तो तुम्हाला निवडून आले. आरएसएसने काँग्रेसला म्हटलं पण तुम्ही 2 वेळा घोटाळा केला. काँग्रेस म्हटले तुमचं काय म्हणणं आहे? नाही, आमचं काही म्हणणं नाही, पण बरोबरी व्हायला पाहिजे. तुम्ही 2 वेळा घोटाळा केला, आम्हाला पण 2 वेळा घोटाळा करू दिला पाहिजे. काँग्रेस म्हणे तुम्ही राष्ट्रवादी लोक आहात, तुम्ही सज्जन लोक आहात, हे दुसऱ्यासाठी आहोत, लोकांसाठी आहोत, आतून आम्ही नाही आहोत. आम्ही आतून सज्जन नाही आहोत, आम्ही राष्ट्रभक्त नाही आहोत. जसे तुम्ही 2 नंबर आहात ना, तर आम्ही पण नंबरीच आहोत. तेव्हा तुम्ही 2 वेळ घोटाळा करून सरकार बनवलं, तेव्हा आम्हाला सुद्धा 2 वेळ घोटाळा करून सरकार बनवण्याची संधी मिळाली पाहिजे आणि बरोबरी झाली पाहिजे. काँग्रेसचे लोक म्हटले आता तुम्ही म्हणतास ठीक आहे, 2 वेळा आम्ही घोटाळा केला, 2 वेळा तुम्ही करा, फिट अँड फाट, ठीक आहे, ओके. आता 2014ला आम्ही निवडून आणतो, सरकार आमचं आहे, निवडणूक आमचं आहे,
चीफ इलेक्शन कमिशनर आमचा आहे. निवडणुका झाल्यात. 8 ऑक्टोबर 2013ला सुप्रीम कोर्टानं पेपर टेल मशीन लावायचा निर्णय दिला. ऐकून घ्या, फार महत्वाचा मुद्दा आहे. 8 ऑक्टोबर 2013ला पेपर टेल मशीन लावायचा निर्णय दिला. काँग्रेसने म्हटलं तुम्हाला निवडून आणतो. निवडणूक आयोगानं पेपर टेल लावलाच नाही. मोदीला निवडून आणायचं म्हटलं पेपर टेल लावावं लागेल. पेपर टेल लावलं तर चोराला पकडता येईल. चोराला पकडता येईल आणि फिजिकली पकडता येईल. म्हणून काँग्रेसनी 2014च्या निवडणुकीमध्ये पेपर टेल मशीन लावलीच नाही. सुप्रीम कोर्टाचा ऑर्डर असताना सुद्धा लावली नाही. मोदी निवडून आला. 283 अटल बिहारी और अडवाणी दोनों मिलके सारे देश भर में कैंपेन चलाते थे. 186 से ज्यादा कभी भी चुनाव नहीं जितवा पाए. अटल बिहारी बहुत बड़े नेता थे, अडवाणी भी बहुत बड़े नेता थे. दोनों मिलकर कैंपेन चलाते थे, फिर भी 186 से ज्यादा सीटें कभी भी चुनवा कर नहीं ला पाए. नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी और अडवाणी सिंगल में से इस लायक आदमी नहीं था. छोटा आदमी था, मुख्यमंत्री था. तो नरेंद्र मोदी को 283 सीटें, सिंपल मेजॉरिटी 272, 11 सीटें ज्यादा मिली. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए. पेपर टेल मशीन लगाते तो पकड़े जाते, नहीं लगाया. पेपर टेल मशीन क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर है तो क्या है. पहले मैंने आपको बैलेट पेपर समझाया, अभी मैं पेपर टेल समझाता हूं. आपको समझ में तो आना चाहिए था कि कोई पूछे तो आप बता सकते हैं. कोई पूछे तो आप बता सकते हो कि वामन मेश्राम ने ऐसे लोगों को गधे की औलाद कहा, तो आप लोगों का भी हौसला बढ़ेगा. साले तू गधे की औलादी है. एविडेंस के साथ बोल रहा हूं. एविडेंस के साथ आप भी बोल सकते हो. जैसे पेपर टेल, आप बटन दबाए, पहले ईवीएम में जाता था, अब क्या होता है, ईवीएम में भी जाता है, पेपर टेल में जाता है. आंखों से 7 सेकंड तक दिखाई देता है कि आपने जिस पर बटन दबाया वो स्टैंप उस पर लग कर आता है. अगर आपने पंजे पर लगाया तो 7 सेकंड तक पंजे पर आपका स्टैंप लगा दिखाई देता है. कमल के फूल पर लगा तो कमल के फूल पर स्टैंप दिखाई देता है. 7 सेकंड के बाद वो कागज का बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में गिर जाता है. ये फिजिकल एविडेंस है. एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है जो आंखों से दिखाई नहीं देता. पेपर टेल मशीन में कागज का टुकड़ा गिरता है, ये पूर्व के बैलेट पेपर की तरह ही होता है. एज गुड एज बैलेट पेपर. पहले एक वोट होता था, आप एक वोट डालते थे, एक ही मशीन में जाता था. अब 2 मशीन में जाता है. एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, एक पेपर रिकॉर्ड है. जीतने वाला आदमी हार गया, कलेक्टर के पास गया, मुझे रिकाउंटिंग चाहिए. हो गया. सुनो, पहले बात सुन लो. क्या बोल रहा है, आदमी हार गया, पेपर टेल मशीन हार गया. हारने के बाद कलेक्टर के पास गया, मुझे रिकाउंटिंग चाहिए. ये जो पेपर टेल मशीन में जो कागज का टुकड़ा गिरा ना, वो रिकाउंटिंग चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हाँ रिकाउंटिंग होगा. और रिकाउंटिंग मीन्स 100% रिकाउंटिंग. नहीं लगाया. 14 को नहीं लगाया, चुनाव आयोग ने 15 को नहीं लगाया, 16 को नहीं लगाया. वामन मेश्राम 2016 में सुप्रीम कोर्ट चला गया, नहीं लगा रहा है. चुनाव आयोग नहीं लगा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने मेरे फेवर में 24 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया, 100% 2019 के चुनाव में पेपर ट्रेल मशीन लगेगा. ऑर्डर दे दिया.
रिटर्न ऑर्डर मेरे पास है, जिसको चाहिए कॉपी मेरे से ले लेना। बच्चों का खेल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में तो आप केस दाखिल करते हो ना, अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं तो वकील के मुंह पर ही जज फेंक के मार देते हैं फाइल। हमने फाइल रखी, फाइल पर हियरिंग हुई, हियरिंग होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया 2019 के चुनाव में 100% पेपर ट्रेल मशीन लगेगा। हो गया ऑर्डर। ऑर्डर होने के बाद ये ऑर्डर है 17 को। नरेंद्र मोदी को 2019 का चुनाव जीतना था। उसने कांग्रेस को संपर्क किया, कहा कि मदद करो। कांग्रेस ने कहा क्या करें, ये ऐसा ऐसा हुआ है, वामन मेश्राम का ऑर्डर आया है। कांग्रेस ने कहा प्रधानमंत्री हो, जो करना करो, जो करना करो। कहा कि नहीं, वामन मेश्राम की टांग है, ये गांधी जी की सिंगल हड्डी वाली टांग नहीं है जो पुतले में लगती है ना सारे देश भर में। गांधी जी की लंबी लंबी टांगे होती है ना, पुतले में नहीं दिखते, वो सिंगल हड्डी वाली टांग है गांधी की। ये वामन मेश्राम की बहुत डबल हड्डी वाली टांग है। ये इतना आसान नहीं है मैं इधर उधर कर दूं, तो आपको मदद करना होगा। फरवरी 2019 में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। देखो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आता तो क्या बताएगा। मैं तो लड़ रहा हूं, तो सारा डाटा मेरे पास है, किसी की बात भी नहीं है ईवीएम के घोटाले का डाटा, सारा का सारा डाटा मेरे पास है। किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना है मेरे पास बात, किसी को भी चुनौती के साथ कह रहा, किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना है, हर सवाल का जवाब मेरे पास। क्यों? मेरे पास डाटा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और अपोजिशन पार्टी के सवालों का सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे चुका हूं। बाकी अरे गहरे नत्थु खैरे लोगों का क्या मतलब है भाई, उनके क्या सवाल हो सकते हैं, उनकी कितनी औकात है मैं जानता हूं। एक तो जानकारी ही नहीं है लोगों के पास। तो इस तरह से जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, समझा रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने क्या केस दायर किया? आरएसएस बीजेपी को मदद करने के लिए मिलान करना होगा। हमारे वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं ईवीएम मशीन का डाटा पेपर ट्रेल मशीन के डाटा से 50% मिलान करना होगा। हमारे वकील ने कहा अरे 100% का ऑर्डर है, पेपर ट्रेल मशीन का ऑर्डर 100% का है, 50% की मांग क्यों कर रहे हो? 100 ज्यादा होता है कि 50 ज्यादा होता है? गधे लोगों को समझाना पड़ता है ना कि आंकड़ा भाई कौन सा ज्यादा होता है। चोर को पकड़ना है तो ज्यादा बड़ा आंकड़ा होगा तो चोर को पकड़ सकते हैं, 50% में 50% ही चोर को पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास ऑर्डर 100% का है तो आपको कॉन्फिडेंस 100% मेरे पास डाटा है तो चोर को पकड़ेंगे। तो तुम 50% की मांग क्यों कर रहे हो? ऑलरेडी 100% का ऑर्डर है, क्यों मांग कर रहे हो 50% की? दूसरा, चुनाव आयोग ने और कांग्रेस ने और नरेंद्र मोदी ने क्या गठबंधन किया? चुनाव आयोग उसमें शामिल है, मेरे पास उसका एविडेंस है, लिखित एविडेंस है। चुनाव आयोग क्या कहता है? हमने पूछा पेपर ट्रेल मशीन का 100% रिकाउंटिंग करने के लिए आप क्यों विरोध कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप क्यों विरोध कर रहे हो?
ज्यादा समय लगता है। चुनाव आयोग ने लिख कर दिया, क्या कहा? ज्यादा समय लगता है। अच्छा, तो मैंने कहा मार्च में चुनाव शुरू करते हो? कहा। कब एंड करते हो? कहा जून में। ज्यादा समय नहीं लगता? साली गधे की औलाद, चुनाव आयोग नालायकी की साली हद होनी चाहिए। मार्च में शुरू करते हो, जून में रिजल्ट निकालते हो, मार्च, अप्रैल, मई, जून। नहीं, रिकाउंटिंग को ज्यादा समय लगता है। अबे पहले ही 4 महीने में 3 दिन और जोड़ ले। घोषित करने के पहले चुनाव की अधिसूचना निकालने वाली जो तारीख है, उसमें 4 महीने तूने जोड़ दिया, 4 महीने 3 दिन लगेगा, ऐसा जोड़ दे तो लेट नहीं होगा। लोग मान लेंगे नहीं, पहले से ही 4 महीना 3 दिन है। जब तू 4 महीना निर्धारित कर सकता है तो 4 महीना 3 दिन निर्धारित नहीं कर सकता। घोटाला करना है ना? कारण दिया, हमने उसको काउंटर किया, कोई जवाब नहीं चुनाव आयोग के पास। अरे समझ में, कम से कम लोगों को मालूम होना चाहिए कि देखो कितनी बदमाशी कर रहे। इसलिए उन्होंने क्या किया, कैसे करे साले, रिकाउंटिंग को रोका कैसे? क्योंकि रिकाउंटिंग होते ही ईवीएम का घोटाला फिजिकल एविडेंस के साथ पकड़ा जाएगा, और अगर फिजिकल एविडेंस के साथ पकड़ा जाएगा तो तीनों चुनाव कमिश्नरों को देशद्रोह के मुकदमे में फांसी की सजा होगी। ये समझ में आता है हमारे लोगों को? कितना भयंकर मामला है। 140 करोड़ जनसंख्या वाले लोकतंत्र के लोगों के साथ गद्दारी करने का फांसी की सजा होगी। चुनाव कमिश्नर सारे के सारे फांसी पर चढ़ाए जा सकते हैं, सामान्य मामला नहीं है। इसलिए वो किसी प्रकार का स्रोत नहीं छोड़ना चाहते। मन में सब छोड़ेगा नहीं, तो पहले वो नागवंशी आदमी है, उसके पूछ पर पैर रख रहे तो डसेगा, वो तो साला छोड़ेगा नहीं। मेरी तो आदत है कि मैं किसी के साथ भी गैर संवैधानिक व्यवहार नहीं करता हूं। मेरे साथ किया तो फिर समझ गए, वो तो गया, तो उसको छोड़ता ही नहीं, जिंदगी भर उसको नहीं छोड़ता। आज तक नहीं छोड़ा किसी को भी नहीं छोड़ा। अभी कुछ दिन पहले की इधर रायगढ़ की बात है, वो खामखा मेरे पीछे पड़ गए, पुलिस वाले भी पड़ गए, डीवाईएसपी भी पड़ गया, नहीं करने देंगे कार्यक्रम। अबे मैंने कहा साले किसी की औकात है नहीं करने देंगे, है करके चला गया। फिर मेरे पास आया, सर थोडं माझ्यावर लक्ष ठेव। अभी तुझ्यावर लक्ष ठेवणार आहे जास्त, हायकोर्ट, बॉम्बे, सुप्रीम कोर्टापर्यंत लक्ष ठेवणार आहे तुझ्यावर, तुझ्या अधिकाऱ्यावर सुद्धा सोडणार नाहीये। नाही माझी चूक नाही, कोणाची? वरच्या लोकांनी सांगितलं, तुलाच विहिरीत उडी टाकायला सांगितली तर टाक बरं। नाही ते कसं करते, मग हे कसं करता येईल? मूर्खपणाची चायला कळस है वो। तो मैं आप लोगों को बात समझा रहा हूं, मैं भाषण नहीं करता हूं, मैं ये सारा पूरा क्रोनोलॉजिकल सारा डाटा मेरे पास है, सबूतों के साथ बोलता हूं। और इस तरह से उन लोगों ने पेपर ट्रेल मशीन से, ईवीएम मशीन में जो घोटाला होता है, पेपर ट्रेल मशीन से जब रिकाउंटिंग होता है तो क्या होता है, ईवीएम मशीन ए को जितवा देता है और पेपर ट्रेल मशीन जब रिकाउंटिंग होता है तो बी को जितवा देता है। क्योंकि ईवीएम का घोटाला पेपर ट्रेल में पकड़ा जाता है, तो पेपर ट्रेल मशीन घोटाला पकड़ने वाली मशीन, मैंने इस मशीन का एक और नाम रखा, घोटाला पकड़ने वाली मशीन। ईवीएम मशीन घोटाला करने वाली मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन। तो घोटाला पकड़ने वाली मशीन घोटाला ना पकड़ सके, इसके लिए कांग्रेस ने केस दायर किया बीजेपी को मदद करने के लिए। क्या केस दायर किया? मिलान करना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का डाटा, पेपर ट्रेल मशीन में जो 100% डाटा है उसमें से 50% का ही मिलान करना चाहिए।
100% को समय ज्यादा लगता है, 50% का मिलान करना चाहिए। ठीक है, ऐसा केस लेकर गए कांग्रेस वाले अभिषेक मनु सिंघवी गए। चीफ जस्टिस कौन था? रंजन गोगोई। रंजन गोगोई पर एक औरत ने आरोप लगाया, एक केस चल रही है मेरी, आरोप लगाया इसने मेरा विनय भंग किया। आरोप लगाया जस्टिस बोबड़े, जिसका दादा आरएसएस के वकील विंग का संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष था, उसका पोता सुप्रीम कोर्ट के जजेस में दूसरे नंबर का जज था चीफ जस्टिस के बाद, और चीफ जस्टिस होने वाला था। जस्टिस रंजन गोगोई के बाद जस्टिस बोबड़े चीफ जस्टिस हो गया। जब आरोप लगा, ये प्लानिंग का हिस्सा था, आरोप लगा तो जस्टिस बोबड़े के नेतृत्व में 7 जज का बेंच बैठा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच किया जाए। जांच के आधार पर जब तक जस्टिस रंजन गोगोई निर्दोष नहीं साबित हो सकता, तब तक वो ईवीएम मशीन के मुद्दे पर, राम जन्मभूमि के मुद्दे पर फैसला नहीं दे सकता। राम जन्मभूमि का भी था, ये भी आप लोगों को पता नहीं है, राम जन्मभूमि का भी था और ईवीएम का भी था। हो गया। रंजन गोगोई की जांच के लिए 7 जज बेंच बैठा। 7 जज के बेंच ने रंजन गोगोई को निर्दोष छोड़ दिया। नहीं, औरत का आरोप गलत। जस्टिस बोबड़े ने उस औरत की इंक्वायरी करने के लिए जस्टिस पटनायक के नेतृत्व में जांच बिठा दिया। जस्टिस पटनायक ने उस औरत को भी निर्दोष छोड़ दिया। दुनिया के जुडिशियल हिस्ट्री में आरोप करने वाला और आरोपी दोनों निर्दोष, साला ऐसा दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं है। हुआ दुनिया में कहीं नहीं हुआ। हुआ मैंने देखा, मुझे पहले ही समझ में आया क्या होने वाला है। साला खिचड़ी पर्दे के पीछे पक गई है। जस्टिस गोगोई ने, चीफ जस्टिस गोगोई ने निर्णय दिया। क्या निर्णय दिया? 50% मिलान नहीं होगा, 1%। 50% नहीं होगा, 1% होगा। और राम जन्मभूमि में खोदने में बुद्ध की मूर्ति मिली, वो बुद्ध की साइट है, मगर ब्राह्मणों को दी जाती है। सारी की सारी साइड जो है वो बुद्ध की साइड है। अयोध्या शब्द रामायण में है। अयोध्या शब्द जो है रामायण में है। रामायण में नदी का नाम शरयू है। अयोध्या में जाओ तो पूछो नदी का नाम क्या है? घाघरा है। रामायण में तो शरयू है, होगा जमीन में तो घाघरा है। कुछ समझ में आ रहा? अयोध्या रामायण में लिखा है, जमीन में अयोध्या नहीं है। जमीन में बुद्धिस्ट साइट है, उसका एक नाम है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। साकेत। साकेत उस जमीन का नाम है, एरिया का नाम है जहां बुद्ध 16 साल तक निवास किया। बुद्ध ने वहां 16 साल तक 3000 भिक्षु वहां रहते थे। 16 साल तक वहां निवास किया। नरेंद्र मोदी का गांव है ना, नरेंद्र मोदी का गांव में भी मिला। आप लोग देखते नहीं हो, आप लोग जरा नरेंद्र मोदी का गांव टाको सोशल मीडिया में, वो सारा खोदा हुआ साइट मिलता है। ये क्या बुद्धिस्ट साइट नरेंद्र मोदी के गांव में। और जब नरेंद्र मोदी चाइना गया तो चाइना के प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी को बताया, हमारे चाइना का आदमी मोदी जी आपके गांव में रुका था। कैसे?
वीआर था। चाइना के प्रेसिडेंट को मालूम। और मोदी ते का बुद्धिस्ट लोकांचं होतं म्हणून बुद्ध विहार होता ना. मग नरेंद्र मोदीचे बापदादे कोण होते समजतंय का आम्हाला? थोडं तरी अक्कल आहे का? थोडी थोडी, अरे जास्त नाही. मैं आप लोगों को ये बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ बता रहा हूं कि ईवीएम मशीन के संदर्भ में मिलान करने का निर्णय 1% दिया गया. अयोध्या की साइट उनको दे दी गई और 1% के बाद भी सारा घोटाला इतना करते हैं. सितंबर माह में ईवीएम मशीन का डाटा पेपर टेल वाला नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया. हमने पूछा कानूनन कितना महीने रखना पड़ता है? जून में रिजल्ट आया. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने में डाटा डिस्ट्रॉय कर दिया. हमने पूछा कितना महीना रखना पड़ता है? मिनिमम 12 महीना. कानून में लिखा है डाटा 12 महीने रखना होगा. 4 महीने में डिस्ट्रॉय किया. 1% में भी घोटाला पकड़ा जा सकता है, ऐसा चुनाव आयोग को लगता है. अगर वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट गया और ये जो मशीनें हैं उसको सीज करने का ऑर्डर लाया और सीज की भी मशीनों का रिकाउंटिंग हुआ तो क्या होगा? समझ? माइंड रिफ्लेक्शन. क्योंकि उनको मालूम है दिमाग वामन मेश्राम दिमाग. बाकी तो अखबार में जैसे लिखते हैं वैसा ही सब गधे सोचते हैं. वामन मेश्राम जो अखबार लिखता है उसके उल्टा सोचता है. और इस तरह से मिलान करने का ऑर्डर हुआ. अब प्रैक्टिकली मिलान क्या होता है थोड़ा आप लोगों को पता? मिलान क्या है? मिलान क्या है? देखो, शाम को 4 बजे तक 2019 के चुनाव का डाटा बता. देख हमारे पास रिकॉर्ड है. 4 बजे तक 340 सीटों पर नरेंद्र मोदी का गठबंधन आगे चल रहा है. 303 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है. बीजेपी ने एक भी सीट नहीं जीती. रुझान में आगे चल रहे. राहुल गांधी शाम को 4 बजे टीवी पर आते हैं और बयान देते हैं नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए हैं, हम हार गए हैं, हमें मंजूर है. हमारा रिकॉर्ड है. अरे एक भी सीट अभी तक बीजेपी नहीं जीती. रुझान में 340 है, बीजेपी के 303 है. अभी चुनाव में एक भी रिजल्ट फेवर में नहीं आया बीजेपी के, तो राहुल गांधी किस आधार पर शाम को 4 बजे आकर बयान दे रहा है? मैं आपको समझौता बता रहा हूं. कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस का समझौते के सबूत बता रहा हूं. दूसरी बात, जैसे ही राहुल गांधी ने बयान दिया, चुनाव काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस के जो एजेंट है सारे छोड़ के चले गए. सारे अरे हो गया, अब हमारी नेता ही नहीं मान लिए तो हमारा इधर हमाली करने का क्या मतलब है? कांग्रेस के कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर छोड़कर चले गए. अब रात के 9 बजे मिलान होना है. कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता हाजिर नहीं. बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर रहेंगे तो मिलान होगा ना. समझ रहे? मिलान तो रूलिंग और अपोजिशन दोनों रहेंगे तो मिलान होगा. मिलान करने के लिए भी तो दो पार्टी चाहिए. वो तो चले गए. चले जाने के बाद मिलान कैसे होगा? नहीं होगा. मैंने मार्क्सिस्ट संगठन चलाता हूं,
मामसिफ की बहुत सारे अधिकारी चुनाव संपन्न कराते हैं। मैंने पूछा, कांग्रेस के कार्यकर्ता छोड़कर गए थे तो आपने मिलान कैसे कराया? कहा कि हम लोग बैठे खाना पूर्ति किए, कागज में इधर कुछ लिखा इधर कुछ लिखा, कागज तैयार करके साइन करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर में जमा कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या चाहिए? कागज में मिलान हो गया। मिलान समझ में आ गई? मिलान करने के लिए कांग्रेस का आदमी ही उपलब्ध नहीं है, तो मिलान की टेक्निक कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर बनाई ताकि मिलान करने की जरूरत ही ना हो और चुनाव घोटाला करके जीता जा सके। पेपर टेल मशीन लगाने का आदेश दिया, आज तक काउंटिंग नहीं हुई। मिलान करने का ऑर्डर हुआ, मिलान करने का व्यवहार में होता ही नहीं। क्या है, आपको आज की सिचुएशन बता रहा हूं, क्या है, होता ही नहीं है। इट मीन्स घोटाला बरकरार है। मगर अखबारों में चुनाव आयोग के बयान क्या आते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हमने सुधार किया है, सुधार करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हम लोग अमल कर रहे हैं, अब किसी भी प्रकार का कोई घोटाला होता नहीं है, हमने अमल कर दिया है। ये तो केवल वामन मेश्राम को मालूम है क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी तो सारे बयान के ऊपर यकीन कर रहे, विश्वास कर रहे, वो तो मुझे मालूम है। न रिकाउंटिंग हो रहा है, न मिलान हो रहा है। जो पहले ईवीएम मशीन थी वही काम कर रही है और ईवीएम में घोटाला होता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है। इसका मतलब है ईवीएम मशीन ही कायम है, बाकी दूसरी जो सुधार करने वाली टेक्नोलॉजी है वो कार्यान्वित नहीं है, लगाई गई है, कार्यान्वित नहीं है। इसका मतलब ईवीएम का घोटाला बरकरार है। पार्ट 2 शुरू करने के पीछे ये मकसद, ये नई जानकारी। उस समय के जानकारी में मैंने ये जानकारी नहीं दी थी क्योंकि उस समय पर जानकारी नहीं थी, क्योंकि ये नया डेवलपमेंट है। अब हम लोगों को इसके विरोध में ये 365 दिन का कार्यक्रम है। तो लोगों का ये कहना है कि अगर आप ये कहते हो और किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? ये ईवीएम मशीन को फोड़ना चाहिए, ऐसा सारे देश भर के लोगों को हमारे पास राय आ रही। ये ईवीएम मशीन तोड़ना चाहिए, फोड़ना चाहिए। तो शेड्यूल कास्ट के 15 लाख लोग तैयार होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट ट्राइब के 15 लाख तैयार होना चाहिए, नॉमिडिक ट्राइब के, एमबीसी के, ओबीसी के 15 लाख तैयार होना चाहिए। और एक अलग अलग समूह के लोगों को चाहिए कि वो ईवीएम मशीन तोड़फोड़ करने का काम करे। मगर तोड़फोड़ करने का काम करने की बात मैं अब आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं, वो इसलिए बता रहा हूं कि यदि चुनाव आयोग कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार ईवीएम में 200% फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट की व्यवस्था नहीं करती है तो फिर लोगों के सामने ईवीएम तोड़फोड़ करने का कोई विकल्प, तोड़फोड़ करना होगा। फिर अगर आप संवैधानिक काम नहीं करते हो, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट जो संविधान की व्यवस्था है अगर आप नहीं करते हो तो फिर लोगों को इसको फोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। ये तो तुम्हारे नादानी की वजह से होगा। उसके पहले हम सारे देश भर में अभियान चला रहे हैं, केवल लोगों को ही नहीं जगा रहे, चुनाव आयोग को भी जगा रहे हैं कि तुम जो बदमाशी कर रहे हो सारी बदमाशी अब हमको मालूम हो गई है, वामन मेश्राम को मालूम हो गई है। वामन मेश्राम ने सारे देश के लोगों को साल भर में बताया है, अब इसमें सुधार करना होगा। यदि आप सुधार नहीं करते हो तो फिर लोगों के सामने विकल्प है। लोग इसके लिए जेल में जाने के लिए तैयार है। अगर लोग जेल में जाने के लिए तैयार है, अरे आजादी के आंदोलन में गांधी जी जेल में जाते 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 छोटे हो गए, बड़े हो गए। चोरी करके जेल में नहीं जा रहे, डाका डाल के जेल में नहीं डाल रहे। लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, आजादी की रक्षा करने के लिए,
अगर मान लो ईवीएम से ही सरकार बनती है तो हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि सरकार बनाने वाले ये कहेंगे अरे लोगों की चिंता करने की क्या जरूरत है, हमको जब ईवीएम से चुनाव जीतना है तो न महंगाई रोकना है, न बेरोजगारी रोकना है, कुछ भी रोकना नहीं है, क्योंकि इनकी सुनना ही क्या है भाई, तो ईवीएम से चुनाव जीतना है। तो लोगों की समस्याओं का समाधान करने की जरूरत ही नहीं है, केवल हंगामा करता रहने का। 10 लाख फौज चाइना के बॉर्डर पर भेज दिया है। नरेंद्र मोदी कितना महान आदमी है। नेहरू डरते थे, इंदिरा डरती थी, देखो नरेंद्र मोदी ने 10 लाख फौज चाइना के बॉर्डर पर 100 किलोमीटर पहले खड़ी, 100 किलोमीटर पहले। सब कुछ समझ में नहीं आता। अबे 100 किलोमीटर पहले खड़ी रखने का क्या मतलब है? चाइना के साथ अमेरिका लड़ने से मना कर रहा है, तेरा फौजी लड़ रहे यार। तो लोगों क्या लगता है? नरेंद्र मोदी इस तरह से समस्या का समाधान नहीं करने का, हवा बनाने का, हवा चुनाव जीतने वाली हवा बनाने का, केवल हवा बनाने का। तो इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी ओबीसी है, एक नया पैसा ओबीसी की जाति आधारित गिनती के लिए बजट में नहीं किया, नवा पैसा नहीं दिया। अरे ओबीसी का आदमी, जानवरों की गिनती हो रही, ओबीसी की गिनती नहीं हो रही। ओबीसी का ही प्रधानमंत्री ओबीसी के ही विरोध में फैसला कर रहा है। ऐसा हो नहीं सकता, मगर ऐसा ही हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, फैसला कोई और ले रहा है। आरएसएस के लोगों के पास पॉलिटिकल पावर है, नरेंद्र मोदी के पास क्या है? नरेंद्र मोदी सीओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीओ समझते, जिला परिषद में होता है सीओ, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर इंडिया। आपल्याकडे जिल्हा परिषद असतो तो इंडियाचा आहे। म्हणजे आरएसएस क्या जवळ पावर आहे, निर्णय ते घेतात आणि नरेंद्र मोदी सांगतात अमल करा, तो अमल करतोय। म्हणजे तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीओ है। आप इसका क्या सबूत है? चलो ले सबूत, बगैर सबूत के थोड़ी बोलता हूं। नरेंद्र मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया? सुना? जितने प्रधानमंत्री हुए सारे प्रधानमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, नरेंद्र मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। जानते हो क्यों नहीं लिया? पता है आप लोगों को क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लेता? फैसले आरएसएस के लोग लेते हैं। फैसलों के पीछे का कारण आरएसएस के लोगों को पता है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नरेंद्र मोदी कैसे देगा? है समझ आ रहा? अरे फैसले आरएसएस के लोग ले रहे, सारी जानकारी आरएसएस के लोगों के पास, तो जवाब आरएसएस के लोगों को देना चाहिए। नरेंद्र मोदी कैसे देगा? डाटा उनके पास है, फैसले वो ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जवाब सवाल पूछा जाएगा तो देगा कैसे? इसलिए नरेंद्र मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता, क्योंकि फैसले के पीछे के कारण उसको मालूम नहीं है। हो गया सबूत? इसका मतलब है आरएसएस के लोग फैसले कर रहे हैं, आरएसएस के लोग फैसले कर रहे हैं। आज की खबर आप लोगों ने पढ़ी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, एक नई खबर, चौंकाने वाली खबर। क्या है? इस सामाजिक संगठन के लोग भी अब स्टॉक एक्सचेंज में अपना पैसा इकट्ठा करने का काम कर सकते हैं। अब आरएसएस को पैसा चाहिए ना, नहीं चाहिए? तो वो पैसा इकट्ठा करने का काम वहां करेंगे। ये नरेंद्र मोदी का फैसला लेने का कोई मुद्दा है इसमें? आरएसएस के लोगों ने लिया। खबरों को पढ़ते आना चाहिए, उसको समझते आना चाहिए कि ये क्या फैसला है, इसके पीछे क्या कारण है।
स्टॉक एक्सचेंज के बारे में फैसला है आज, बहुत बड़ा, सारे अखबारों में है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी जो मौलिक समस्याएं हैं वो इसलिए उसका समाधान नहीं हो रहा है या बढ़ने वाली है क्योंकि अब पॉपुलर गवर्नमेंट, लोकप्रिय सरकार, जनता जैसे लोगों को चुनती थी, वो अधिकार समाप्त हो गया। अब ईवीएम मशीन सरकार चुन रही है, इसलिए ईवीएम को बदलना होगा। ईवीएम को बदलने के लिए टेक्नोलॉजी में बदलाव लाया जा सकता है। हम ईवीएम का समर्थन करने के लिए तैयार है यदि 200% गारंटी दिया जाए कि वोटों में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कैसे होगा? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये ऐसा कानून बनाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कानून बनाए, सरकार कानून बनाए कि नेशनल लेवल पर नागरिक समिति होगी, स्टेट लेवल पर नागरिक समिति होगी, लोकसभा और विधानसभा लेवल पर नागरिक समिति होगी। केवल चुनाव आयोग के पास अधिकार नहीं होगा, नागरिक समितियों को निगरानी करने का अधिकार होगा और इसका कानून बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस पर निगरानी करे, इसके लिए 3 जजेस का पैनल बनाए और वो उनके निगरानी, नियंत्रण और निर्देशन में चुनाव हो। आ रहा, कुछ समझ में आ रहा है? केवल सरकार के पास अधिकार, केवल चुनाव आयोग के पास अधिकार, तो ये अनियंत्रित अधिकार होता है। वो मनमाना जो चाहे करते हैं। अगर नागरिक समितियां बनाई जाए, आखिर नागरिकों को ही तो वोट देना है, नागरिकों को ही सरकार चुनने हैं, तो नागरिकों की कमेटी क्यों नहीं होनी चाहिए? लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब लोगों के पास पावर होना चाहिए ना। अगर ऐसी नागरिक समितियां बनती है, उनको निगरानी नियंत्रण करने का अधिकार दिया जाता है, उनको एक एक मशीन जांच पड़ताल करने का अधिकार दिया जाता है, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों को रखने का अधिकार दिया जाता है। समझ रहे बात को? गड़बड़ी को 200% रोका जा सकता है। नागरिक समितियों के सहमति के बगैर ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को ऑर्डर देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। नागरिक समिति की सहमत होनी चाहिए। तुमने कौन सा ऑर्डर दिया, कौन सी मशीन बनाने का ऑर्डर दिया, कौन सी फैसिलिटी है, नागरिक समिति के एक्सपर्ट लोग नहीं, ये फैसिलिटी होनी चाहिए। तुम्ही जे उदाहरण सांगितलं करता येत है, ये होना चाहिए। और हम कोई गैर संवैधानिक बात नहीं कर रहे। संविधान क्या कह रहा है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करने का, चुनाव होने का फंडामेंटल राइट नागरिकों के पास है। फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करने का किसी के पास पावर नहीं है। इसके तहत कह रहे हैं। हम कोई संविधान के विरोध में कोई बात नहीं कर रहे, संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। हम केवल फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट 200%। कौन सी गलत बात कर रहे हैं? अगर आप जबरदस्ती से सरकारें लाने का काम करोगे तो एक दिन लोगों की सहनशीलता का अंत होगा और लोग हथियार उठाने का काम करेंगे। ये नहीं होना चाहिए। हिंसा होगी देश में। फिर अगर लोगों के लोकप्रिय सरकार लानों को रोकने का काम किया तो लोग हथियारबंद आंदोलन खड़ा कर सकते हैं। खतरा है। लोकप्रिय सरकार लाने का अधिकार संविधान में है। रोकने की कोशिश करोगे तो हथियारबंद आंदोलन चलेगा। खतरा है। हम तो इसीलिए संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कह रहे हैं। मैं इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं कि इन लोगों को सद्बुद्धि आए। नहीं आती तो डंडा चलाने के बारे में मैं तैयारी कर ही रहा हूं। भारत बंद का भी कार्यक्रम हमने डिसाइड किया है। और नहीं माने तो फिर और भी आगे भी जाने का मामला है। लोग मुझे कह ही रहे हैं कि तोड़फोड़ का आदेश दे दो। अभी मैंने आदेश नहीं दिया। चुनाव आयोग को कह रहा हूं कि आदेश देने के लिए मुझे मजबूर मत करो। मैं जेल में जाकर आया हूं, मुझे जेल में जाने का डर नहीं है। गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए, मैं छोटा होने वाला नहीं हूं।
क्योंकि जब मैं लोगों की लड़ाई लड़ूंगा तो फिर तो ज्यादा समर्थन मिलेगा। धन्यवाद।